हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम वेंटो फैक्टर की स्टडी करेंगे। देखिए, आपके सामने करीब 22 ऐसे कंपाउंड है जिनका वेंटो फैक्टर आपसे पूछ लिया जाता है या आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाता है वेंटो फैक्टर का। अब पहले हम वेंटो फैक्टर को कैलकुलेट करने से पहले हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं किसमें भाई। एक तो वेंटो फैक्टर में, दूसरा वैलेंसी फैक्टर में, तीसरा एटोमिसिटी में। एक्चुअल में ये तीन ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके आंसर मर्ज कर जाते हैं। कुछ जगह कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें इन सब का आंसर सेम आ रहा है, कुछ सिचुएशंस ऐसी है, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां इनका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो कैसे दूर करें इस कंफ्यूजन को? तो इसका सिंपल सा तरीका है। देखो, केमिस्ट्री में जो टॉपिक जहां है, मान लो इस यूनिट में है, उसको उसी के अकॉर्डिंग समझिए। चीजें समझने में बिल्कुल आसान है। केमिस्ट्री इज रियली एन इजी सब्जेक्ट। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे फैक्टर दे रखे हैं, ये भी सच में बहुत आसान है। प्रॉब्लम कहां आती है? बस आप लोग इनको मर्ज कर देते हो, जहां इनको स्टडी करना होता है वहां नहीं करते हो। इसकी चीज इसमें घुसा देते हो, इस वाली को इसमें, फिर एक लूप होल बन जाता है और आप उसमें फंस जाते हो। तो आइए आपको इस लूप होल से निकालता हूं मैं। सबसे पहली बात, वेंटो फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर +2 की केमिस्ट्री क्लास में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। और केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। किसको? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सिंपली। तो आपको जब भी वेंटो फैक्टर की बात आए ना, तो हमेशा फोकस करना है नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स पे। फिर से नोट करो, किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने जने हैं भाई, ठीक है, ओके। बात आती है किसकी भाई? वैलेंसी फैक्टर की, या मैं कहूं एन फैक्टर की। वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर, ये है मोल कंसेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक। क्या? वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर कहां आता है? मोल कंसेप्ट में, जहां आप लोग मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी से कनेक्ट करते हैं, वहां नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन में किसका रोल है? वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर का। समटाइम्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंटो फैक्टर अलग हो गया, मोल कंसेप्ट में आपका वैलेंसी फैक्टर और या एन फैक्टर अलग हो गया। डन, ठीक है। एक और कहां आता है यही वैलेंसी फैक्टर? इलेक्ट्रोलाइसिस में। अगेन +2 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, जहां हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इन कंपाउंड्स का ही, वहां हम डील करते हैं एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर को। वेंटो फैक्टर को डील नहीं करते हैं वहां, ये नोट रखना बात, ठीक। और कहां वैलेंसी फैक्टर यूज होता है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक के चैप्टर में, जहां हम बैलेंसिंग करते हैं रिएक्शंस की, वहां वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर आता है, ठीक है, ओके। एटॉमिसिटी क्या है? कि कितने एटम्स हैं भाई इस मॉलिक्यूल में। सिंपल शब्दों में ये है एटॉमिसिटी। समझ आ रहा है? ठीक है, हो गए। तो ये वाला प्रोग्राम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम का। ये वाला प्रोग्राम है केवल और केवल सॉल्यूशन का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो गए दोनों अलग। और एटॉमिसिटी तो सिंपल शब्दों में आप बताइए। जैसे बताओ, इसमें इसमें कितने एटम है बता दो? 1 3 4 5 6 7 8।
हो गई एटोमिसिटी काउंट, सिंपल। ओके, इसमें बताओ एल्यूमिनियम एक है, अब ये मत कर देना ए अलग है एल अलग है, नो, एल्यूमिनियम एक एटम है, डन। ओके, फॉस्फोरस एक, चार, ये कितने हो गए, चार और दो छह, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, छह। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भाई इसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो डियर इसकी एटोमिसिटी कितनी है, छह। अब अगला क्वेश्चन यहीं पे, इसका वेंटो फैक्टर कितना होगा, कितना होगा, जब ये आयंस में ब्रेक करेगा तो एक एल्यूमिनियम 3+ का आयन बनेगा और फॉस्फेट PO4 3- का आयन, दो आयन बनेंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर, क्या आयोटा बताएंगे इस तरीके से हम केवल, व्हाट, तो AlPO4 का वेंटो फैक्टर कितना होगा, दो, और वो भी कब होगा, दो, जब ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट पूरी तरह आयोनाइज होगा, 100% जितने मोलिक्यूल है इसके डिसोसिएट होंगे, तब इसका आपका वेंटो फैक्टर कितना होगा, दो। समझ आया, ठीक। यहीं पे अगला क्वेश्चन, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में मेन काम क्या है हमारा, न्यूट्रलाइज करना, क्या करना, न्यूट्रल बनाना। अब इस कंपाउंड को मैंने ले लिया, इस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ले लिया, तो ये दो आयंस देगा मुझे, Al3+ और PO4 3-, और मैं चाहता हूं एल्यूमिनियम गेन करना, तो सिंपली अगर मैं 1 मोल एल्यूमिनियम चाहता हूं तो मुझे कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की पड़ेगी, भाई 3 फैराडे। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, जितना चार्ज है कितना है, 3। एन फैक्टर कितना है इसका, 3। वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3, बट वेंटो फैक्टर कितना है, 2। एटोमिसिटी कितनी है, 6। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये था भाई, थोड़ा सा आपको डाउट न रहे, कंफ्यूजन ना हो कि वेंटो फैक्टर क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, ये एक से नाम दे रहे थे, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सिंपल सा तरीका है, वेंटो फैक्टर को नंबर ऑफ पार्टिकल से समझो, नंबर ऑफ आयन से समझो, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर को चार्ज से समझ लो, चार्ज कितना है, ठीक है। आइए अब कैलकुलेट कर लेते हैं पहले वेंटो फैक्टर, जो कि +2 क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। क्या क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बार बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हूं, मुझे इससे फालतू कुछ नहीं आता, ठीक। हम भी बोले ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम स्टडी करेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड रखेंगे तुझे, डन। अब नंबर ऑफ पार्टिकल किसके, सोल्यूट, सोल्यूट पे आ जाओ भी, सीधी सी बात, सोल्यूट के पार्टिकल्स जितने होंगे उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। मैंने कह दिया 4 पार्टिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 होगी, समझने के लिए। 5 पार्टिकल तो 5, 6 है तो 6, 1000 है तो 1000 होगी। समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कौन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पे जो सोल्यूट नामक प्राणी है, ये सबसे बड़ा लोचा क्रिएट करता है। क्यों भाई, ये सोल्यूट दो प्रकार के हैं, ऐसे सोल्यूट जो सोलवेंट के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, यानी टूटते हैं या जुड़ते हैं, पहले प्रकार के। दूसरे जो नए टूटते हैं नए जुड़ते हैं, यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वेंटो फैक्टर मार्केट में लाना पड़ता है। तो दो प्रकार से आपके सोल्यूट हैं, एक तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये न तो जुड़ेंगे न टूटेंगे, मतलब अगर आपने सोलवेंट के अंदर 5 नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल डाल दिए तो 5 ही रहेंगे, न 6 होंगे, न 4 होंगे, 3 होंगे, न 2 होंगे, पंगा ही नहीं आता, कोई मतलब नहीं है, आराम से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाती है, वेंटो फैक्टर जुड़ती नहीं है।
पर इसके लिए भी अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वेंटो फैक्टर बताना चाहूं तो कुछ नहीं करना, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही हो जाता है। ठीक है, तो इनके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलेंस फैक्टर कितना रहता है 1। फॉर एग्जांपल ये देखो क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, इस कंपाउंड के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1। NH2CO NH2 के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी अगेन 1। C12H22O11 के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, न टूटेंगे न जुड़ेंगे, ऐसे सोल्यूट है ये। समझ आया? ठीक है, देखो मैंने इन तीनों को यहां भी लिख रखा है, तो भाई फॉर्मूले याद कर लो। यूरिया का क्या होता है NH2CO NH2, अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दे यूरिया, याद रखना वेंटो फैक्टर कितना है 1। एन फैक्टर की बात की नहीं की, वैलेंसी फैक्टर की बात की नहीं की, एटॉमिसिटी की बात की नहीं की, भाई जरूरत ही नहीं है ना। अब नीट का एग्जाम दे रहे हो, बायोलॉजी चाहिए ना, मैथ की रिक्वायरमेंट है नहीं है। जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, सिंपल। आगे केन सुगर C12H22O11 वैलेंसी फैक्टर नहीं निकालना, वेंटो फैक्टर निकालना है 1। ग्लूकोज वेंटो फैक्टर 1। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूट निपट गए। अब कहानी आती है इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सोल्यूट या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयंस में टूटेंगे। ओके, अब इसके बेस पे भी दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट हैं भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, मैं उनको मान रहा हूं कि भाई 100% टूट रहे हैं, 90% टूट रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग में माना जाएगा, 80% वाला भी स्ट्रॉन्ग में माना जाएगा। लेकिन जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें या तो मिलेगा आपको 100% वाला, कोई एक आधा क्वेश्चन देखो 80% 90% वाला भी आ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, या आपको मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट 5% टूट रहा है, 10% टूट रहा है, 20% टूट रहा है, हद मार के इनके बाहर कोई क्वेश्चन भाई ये मान लो 80, बीच वालों का अब तक आफ्टर 2015 के बाद मैंने खुद 2015 के बाद अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें 90, 100, 5, 10 को छोड़कर कोई और वैल्यू हो। सोल ही नहीं किया मैंने, आता था ऐसी बात नहीं है कि आ नहीं रहा, सोल ही नहीं आए, नहीं सामने क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, अब बात आती है जो 100% टूटेंगे, अगर आपने इनको डाल दिया और 100% टूट रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, ये आपका वेंटो फैक्टर आपको बताएगा। कैसे, मान लो NaCl लिया आपने, ये सोल्यूट ले लिया, इसके लिए आपको वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर आप वेंटो फैक्टर नहीं निकालोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुरा मान जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो NaCl के लिए वेंटो फैक्टर निकालना है कब, जब वो 100% डिसोसिएट हो रहा हो, टूट रहा हो। कुछ नहीं करना, 100% अगर डिसोसिएट हो रहा है क्या करें, कितने आयंस देगा Na+1 Cl-, कितने आयंस दिए टोटल उसने, एक ही, कितने, 2, इसका वेंटो फैक्टर कितना हो गया 2। NaOH कितने देगा 1, वेंटो फैक्टर कितना हो गया 2। KOH एक ही, कितना हो गया 2, वेंटो फैक्टर बता रहा हूं मैं। MgO2 कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, 2 OH आयन होंगे, 1 Mg, कितना होगा वेंटो फैक्टर 3। HCl का 2, H2SO4 का 2, ये एक ही, कितना 3। HNO3 का 1 H+, 1 NO3-, कितना 2। ठीक है, इनका भी कैलकुलेट करते हैं। पहले यहां एक बात सुन लो, क्या, मुझे वैलेंसी फैक्टर बता दो भाई, इसका इसका क्या होगा। वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपल उसमें ये देख लेना कितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल, और ये देख लेना कितना नेगेटिव चार्ज है। देख लो कितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल 1,
कितना नाइट्रोजन ऑर्डर -1, एन फैक्टर कितना होगा इसका 1, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, NaOH का वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर कितना 1। भाई कहां यूज होगा ये, जब मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालनी हो वहां, ठीक है ध्यान रखना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंटो फैक्टर, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो एन फैक्टर, बैलेंसिंग करनी हो तो एन फैक्टर, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर टोटल चार्ज Mg2+, ठीक। 2 इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान 2 फराडे 1 मोल मैग्नीशियम गेन करने के लिए पास करना पड़ेगा मुझे, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कितना 2, HCl का +1 1, H2SO4 का H+ पे 1 2 पे 2, या SO4 2- पे, SO4 पे कितना हो जाए 2-, वैलेंसी फैक्टर कितना 2, HO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना 1, आ रहा है ना अलग वेंटो फैक्टर, ठीक है। और ध्यान रखना वेंटो फैक्टर में अभी हमने क्या कंडीशन ले रखी थी, 100% आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, आयोनाइज नहीं डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। भाई बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इससे, कंफ्यूज नहीं होना है इससे, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं कंफ्यूज, ठीक है। बेंजोइक एसिड टर्म लिख के दे दे, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। बेंजोइक एसिड का वेंटो फैक्टर क्या होता है, अब यहां पे एक लोचा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करती है कहानी। क्या भाई, बोला अगर बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है एसोसिएट होगा, वाटर में तो डिसोसिएट होगा, एसिटिक एसिड पानी में तो टूटेगा डिसोसिएट होगा, बेंजीन में तो एसोसिएट होगा। और ये स्टेटमेंट में क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है ऐसा बता देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। समझ आ रही है बात, दोबारा से सुन लो। मैंने बोला अगर बेंजोइक एसिड बेंजीन में है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, तो भाई साहब ये एसोसिएट होगा और डाइमर बनाएगा, क्या बनाएगा डाइमर। मैं कह दूं ये 100% एसोसिएट होगा, यानी डाइमर बन रहा हो 100%, तो कुछ नहीं इसका आयोटा हो जाता है 1/2। समझ रहे बात, ठीक है। आयोटा कितना हो जाएगा इसका 1/2, अगर 100% क्या हो रहा है ये एसोसिएट, ठीक है। 100% एसोसिएट होता तो ये CO- H+ में टूटता, आयोटा कितना हो जाता 2, पर पानी में पूरी तरह टूटता भी नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं टूटता है, ध्यान रखना ये बात। वहां पे आ जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बात करेंगे इसकी। एसिटिक एसिड अगेन डाइमर बनाता है, कंप्लीट पूरे पूरे डाइमर बना रहा हो तो 100% डाइमर बना रहे हो तो आयोटा कितना हो जाएगा 1/2। समझ आ रही है बात, ये बेंजोइक एसिड हो गया। यूरिया के लिए 1-1-1। इसकी बात करते हैं अगेन एल्यूमिनियम फॉस्फेट के लिए, अगर ये पूरी तरह आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इसका, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होगी 2 आयन देगा। वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी भाई 3 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा, 1 मोल चाहिए आपको एल्यूमिनियम का, ठीक है। ठीक, इसके लिए देखो Al3PO4 अब ये एक प्रकार से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, ध्यान रखिएगा। क्यों भाई, इसीलिए हमें कहते हैं जब भी आप मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे होते हैं ना, तो अगर ये सेम आते हैं ना, तो इनके आपको सिंपल वोल नंबर रेशियो लेना होता है, इनको डिवाइड करना होता है 1:1। तो एल्यूमिनियम का भी 1 एटम होगा तो फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, एल्यूमिनियम का एक Al3+ आयन PO4 3- आयन के साथ जुड़ेगा, एक रेशियो में। समझ पा रही है, समझ पा रहे हो? तो ये वाला प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो ये एग्रीगेशन कर लेता है, 3 मॉलिक्यूल एक साथ रह रहे होते हैं, तो यानी कि आपने एक चीज डाली और 3 मॉलिक्यूल तीनों का ऐसे एग्रीगेशन, तो भाई आयोटा ये तो एसोसिएशन का केस बन जाएगा, डिसोसिएशन का नहीं होगा फिर। मान लो मैंने एक एल्यूमिनियम दिया, आप कहते Al3 बना लेगा,
नहीं संभव है ना, तो प्रैक्टिकल आपसे ये बात नहीं पूछेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए, सिंपल वोल नंबर रेशियो लेते हैं आप जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, वरना प्रैक्टिकल चीज नहीं हो पाती। वो डोंट वरी गाइस, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रैक्टिकल चीजों पे बेस्ड ही होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट में लिखा आएगा विद इमेजिनेशन। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज वो क्वेश्चन आपको एज ए बोनस पॉइंट दिया जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नीट, जेई, बोर्ड, एनी टाइप ऑफ एग्जाम। ध्यान रखिए, अगर वो प्रैक्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लिख के दे रखा है कि इमेजिनरी वैल्यू मान रहे हैं हम, तो वो क्वेश्चन आपको बोनस दे दिया जाएगा। नोट इट वेरी केयरफुली। हाँ, 3 मोल ये हो सकती है कंडीशन, ये एग्जिस्ट कर सकती है बात, फिर भी चाहे ये 3 मोल हो। अब देखो, सुन लो कहानी, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो बेनिफिट है, क्या है, AlPO4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सिंपल वोल नंबर रेशियो में होता है मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है? यस। तो एल्यूमिनियम और फॉस्फेट, अगेन आयोटा कितना होगा, 2। आयोटा कितना होना है, 2। वो अलग है कि आपने 3 मोल ले लिए, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस यहां आयोटा के रिस्पेक्ट में नहीं है। जैसे मैं यहां पे 10 मोल NaCl के ले लूं, आयोटा बताओ कितना होगा, आयोटा 2 ही होगा भाई, 20 नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दैट्स ऑल। NH4OH वीक बेस है, अगर कंप्लीटली टूट रहा हो तो आयोटा 2 हो जाएगा, अदरवाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली टूट रहा है तो आयोटा कितना हो जाएगा, 3, ये 1, कितना हो जाएगा, 4। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 4 होगा, इसका भी 4 होगा, वेंटो फैक्टर कैसे कर लो 4, इसके बेस पे 4 कर लोगे, कैसे कर लो, एटोमिसिटी बता के ना। ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। वेंटो फैक्टर इज डिफरेंट कंसेप्ट, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इज डिफरेंट कंसेप्ट। इन सम सिचुएशन इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है, मर्ज नहीं करेगा। तो भाई अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है या कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो फिर तो सिंपल सी कहानी है, आयोटा की वैल्यू कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं उतनी हो जाती है। बट अगर कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, मैं कह दूं कुछ परसेंट, जैसे 5% डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे एसिटिक एसिड का पानी में 5% डिसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है इसकी, अल्फा 5%। बताओ आयोटा क्या होगा, 50% है, बताओ आयोटा क्या होगा। अल्फा किसी और की, इसकी मान लो NH4OH की अल्फा है 10%, बताओ इसका आयोटा क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर डिसोसिएशन हो रहा है ना तो पक्का आयोटा 1 से ज्यादा होगा, चाहे हो 1.01, 1.1, 1.2, 1 से पक्का ज्यादा होगा, नोट रखना ये बात। और अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो पक्का 1 से कम होगा, 0 भी नहीं होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा एसोसिएशन के केस में, ये नोट रखना बात। 1 कब होगा, ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात? आज सोल्व करते हैं भाई, नोट कर लो भाई। अगर बात है डिसोसिएशन की तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, प्रैक्टिकल लगेगा, आयोटा -1/n-1, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आएगा, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना। कितनी है, 5%, 5% मतलब क्या होता है, 5/100, कितना, 0.05, रख देना वैल्यू, आयोटा -1 n। अब ये n क्या होगा, ये नोट कर लो, n क्या होगा, n का मतलब कितने आयन दे सकता है, कितने आयन दे सकता है, 2, CH3CO- EH+, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ आयंस देगा, नंबर ऑफ आयंस, n का मतलब, ठीक है। तो 2 - 1 1 1 इंटू 0.05, आयोटा इस तरफ आके 1 प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया, 1.05, 1.05 हो जाएगा इस केस में क्या। इस केस में बात करें भाई 10% डिसोसिएट हो रहा है, 10% डिसोसिएट हो रहा है, तो अगेन 10 को 0.1 इंटू 2 आयंस में टूटेगा, ये 2 - 1 1 0.1,
1 आया 1.1, तो इसके केस में कितनी हो जाएगी 1.1, आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी 1.1। देख लो एक से ज्यादा है, कैलकुलेशन कर लीजिए। होप सो गाइस अब आपको समझ आ गया होगा कि वैलेंसी फैक्टर, वेंटो फैक्टर, एटोमिसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना सही था, काफी कंफ्यूजिंग था ना। हाँ ठीक है, फिर भी एक बार और सुन लीजिए क्या करना है। देखिए सिंपल शब्दों में, अगर बात हम कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में वेंटो फैक्टर की, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिंक करता है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। दो बातें हैं वेंटो फैक्टर में, सोल्यूट का निकालना होता है आपको, अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इस पे डिपेंड करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1, कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रोलाइट टूट भी सकता, जुड़ भी सकता है, अगर टूटा तो एक से ज्यादा, एसोसिएट हो, जुड़ा तो एक से कम। ठीक है, दैट्स ऑल, कैलकुलेशन हमने कर ली। अब बात करते हैं एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर की। इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्राइडेज फर्स्ट लॉ, फ्राइडेज सेकंड लॉ, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कितना चार्ज है एक आयन के ऊपर, वो इसका एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। या तो पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो या नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के दौरान जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं अटेम्प्ट, तब आपको देखना पड़ता है। और वहां भी बहुत सारी सिचुएशन में तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आयोटा एन फैक्टर, सॉरी या एन फैक्टर क्या होगा अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखिए। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लो भाई, इसमें इसकी एटॉमिसिटी बतानी, इसकी बता दो, एटॉमिसिटी बताई थी मैंने, इसकी एटॉमिसिटी बता दो कितनी है, बताओ 1 4 5 6 7। एक बात ये रह गई भाई, इनके लिए आयोटा बताओ, अगर ये पूरे डिसोसिएट हो रहे हो तो 4 और 1 5, ध्यान रखना, बहुत बार लेते हैं कि ये पूरा एक ही आयन में टूटेगा, एक ही आयन में टूटेगा। K4Fe CN6 एक आयन, कितना हो गया 4, ये एक ही, कितना हो गया इसका आयोटा 5, इसका आयोटा 3 और 1 4, ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। अच्छा एक और छोटा सा, जहां आपको कई बार एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर निकालना होता है, सुनना ध्यान से, मैं ये लिख रहा हूं यहां पे। अगर मैं बात करूं H3PO4, इसका आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या, वेंटो फैक्टर। इसका क्वेश्चन आता है एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर के लिए मोलैलिटी निकालते हैं। H3PO3 का बताओ, H3PO2 का बताओ, एन फैक्टर बताओ कितना होगा भाई, दो में से एक कम करो 1, इसका एन फैक्टर होता है 3 में से एक कम करो 2, 4 में से एक कम करो 3, सिंपल तरीका निकाल। तो इन तीनों के लिए वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, H3PO2 के लिए 1, H3PO3 के लिए 2, H3PO4 के लिए 3। ठीक है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ध्यान रखिए। खास बात सुन लो क्या है, ये कितने आयन देगा H3PO4, इसका आयोटा बताओ। देखिए ये किसमें टूटता है, 3H+ में, PO4 3- एक आयन ये 3 ये, कितना हो गया 4, आयोटा कितना हो जाता है इसका 4, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। देख लो एन फैक्टर 3 है, आयोटा 4 है। इसकी बात करते तो ये केवल 2H+ देता, कितने H+ देता, 2H+ और एक पूरा आयन, कितना होता है इसका आयोटा 3। H3PO2 का एक H+ देता, एक H+ और एक H2PO2, ये आयन कितने हो गए 2, तो इसका आयोटा कितना होता 2, इसका आयोटा कितना होता 3। समझ आया कुछ, तो ये था भाई वेंटो फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर में मेन डिफरेंस। होप सो गाइस अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।